आज अपना टॉपिक रहेगा कि लिंग गुणसूत्र संबंधी विकृतियां अपन देख रहे हैं कि जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं अपने उनके संबंध में मनुष्य के अंदर क्या क्या गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है और कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उसके संदर्भ में कुछ आपकी बात बताई गई है। देखो, इससे पहले आप देख चुके हैं कि कायिक गुणसूत्र संबंधी विकृतियां कौन कौन सी थी। कायिक का मतलब क्या हो गया कि जो अंडर 44 है, भाई अपने जानते हैं 44 गुणसूत्र तो अपने कैसे होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। बाकी जो दो बचे हुए वो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। नरों में वो अक्षवाई होते हैं जबकि मादा में वो अक्षक्ष प्रकार के होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्रों में आप संबंधी विकृतियों में आपने देख चुके, जैसे डाउन सिंड्रोम जो था 21वें गुणसूत्र संबंधित था, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें से संबंधित हो जाता है, क्राइटोचेट सिंड्रोम 5वें से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और आपका जो सिकल सेल एनीमिया 11वें से संरचनात्मक परिवर्तन के कारण हो रहा था, और 12वें में संरचनात्मक के कारण जो हो रहा था वो फिनाइलकेटोन्यूरिया प्रकार का जो था वो सिंड्रोम था। तो इस प्रकार से आपने ये इसके संबंध के जो थे रोग है, सिंड्रोम्स थे, वो आप देख चुके हैं। अब हम लिंग गुणसूत्र संबंधी जो विकृतियां वो अपन ले रहे हैं। देखो, लिंग गुणसूत्र संबंधी विकृतियों के अंदर सबसे पहला अपने पास में यहाँ पर आ जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया या इसको ब्लीडर्स रोग भी कह देते हैं, ब्लीडर्स रोग भी कह देते हैं, या इसको शाही रोग भी कहा जा सकता है, शाही रोग। देखो क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। हीमोफीलिया जो हो जाता है वो एक ऐसा रोग हो जाता है, इसके जो जीन्स होते हैं वो अक्ष गुणसूत्र सहलग्न जीनों के कारण होता है, यानी अक्ष गुणसूत्र सहलग्न जो जीन होते हैं उनके कारण ये रोग होता है। कहने का मतलब है अक्ष गुणसूत्र पर इसके जीन मौजूद होते हैं। इसलिए यदि अपन ये कहें कि और मादाएं जो होती है, मादाएं वो सामान्य रूप में क्या होती है, इसकी वाहक के रूप में देखी जाती है। क्योंकि हम जानते हैं जो नर होते हैं उनके पास में तो क्या होता है, एक ही अक्ष गुणसूत्र होता है, और मान लो कि मैंने उसके ऊपर ऐसे चिन्ह कर दिया, अक्ष के ऊपर ऐसा चिन्ह कर दिया मैंने, जो क्या बताता है कि इसका मतलब अक्ष के ऊपर हीमोफीलिया का जीन मौजूद है। तो ऐसे क्या कहलाएंगे, ये रोगी नर कहलाएंगे, रोगी नर कहलाएंगे। लेकिन मादाओं की स्थिति हम देखें तो मादाओं के पास में क्या होता है, दो अक्ष गुणसूत्र होते हैं। इसलिए यदि एक पर ही जीन मौजूद है, यदि हीमोफीलिया का जीन एक अक्ष गुणसूत्र पर ही है, तो इस प्रकार की मादाएं रोगी नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, वाहक मादा कहलाएगी। इसी प्रकार यदि मादाएं रोगी होगी तो क्या उनकी स्थिति क्या होगी गुणसूत्रों की, तब दोनों पर उसके जीन मौजूद होंगे, तभी ऐसी स्थिति में ही मादाएं रोगी बन सकती है, यानी रोगी मादा तभी कहलाएगी वो, ठीक है। और सामान्यतः ये काम रेयर केस में होता है, इसलिए ज्यादातर मादाएं जो होती है वाहक के रूप में देखी जाती है, और ये रेयर केस के अंदर ही कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि वो रोगी बने। अब इस रोग में क्या होता है कि हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं जिनमें ये रोग है, वाहकों की बात नहीं कर रहे, जिनमें ये रोग है, रोगी है, उनमें क्या होता है, उनमें चोट लगने पर रक्त का थक्का उनमें नहीं बन पाता है, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं उनका निर्माण उनके ब्लड में नहीं हो पाता है, जिसके कारण लगातार खून बहते रहने से चोट वाली जगह पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया रोग कह देते हैं। देखो, हीमोफीलिया रोग को ब्लीडर्स रोग हम इसीलिए कहते हैं कि लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, खून चोट लगने पर लगातार खून बहता रहता है, थक्का बनता नहीं है। देखो, हम पहले देख चुके कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक मौजूद होते हैं, थक्का निर्माण की प्रक्रिया भी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हमने देखा था वो काम। तो ब्लीडर्स रोग है इसलिए कहते हैं। शाही रोग इसलिए कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन के राज परिवार में ये रोग देखने को मिला था, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते थे, क्योंकि शाही दंपति थे, शाहियों के अंदर देखने को मिल रहा, रॉयल फैमिली है, तो इसलिए इसको हम शाही रोग भी कह देते हैं। सबसे पहले वहां ये देखने को मिला था। अब देखो ये क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता भी है, नेक्स्ट जनरेशन में ये रोग जाता है। अब इसकी वंशानुगति हम देखेंगे कि किस प्रकार से वंशानुगति हो सकती है इनकी, तो हम देखेंगे। देखो वंशानुगति कैसे होता है कि जैसे मान लो कि एक सामान्य नर है,
सामान्य नर। सामान्य नर का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल अक्स वाई है वो, यानी उसके अंदर किसी प्रकार की हीमोफीलिया के जीन मौजूद नहीं है। यदि इसका विवाह वाहक मादा से हो जाए, वाहक मादा से इसका विवाह हो जाए, ठीक है, तो उत्पन्न होने वाली संततियों में हीमोफीलिया के जीन किस प्रकार से जाएंगे, कितने प्रतिशत संततियां रोगी होगी, कितने प्रतिशत वाहक होगी, तो उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो देखो ये अक्स है वो इस अक्स से मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कैसा हो गया, कौन सी मादा है ये, वाहक मादा बनेगी नहीं, वाहक मादा बनेगी। अब इस अक्ष का नंबर हम अगले अक्ष से ले लें, तो क्या बना भाई, अक्ष अक्ष, ये क्या होगी, सामान्य मादा हो गई कि नहीं, सामान्य मादा। और अब इस y का नंबर इन दोनों से ले लेते हैं कि अक्ष और y, तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये रोगी नर बन रहा है। और इसका इससे ले लेना नंबर अपन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सामान्य नर भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इनका विवाह कराते तो उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं उनके अंदर जो वाहक मादा है वो ये जाएगी, और नर जो होंगे वो 50-50% प्रायिकता है उनकी कि हो सकता है सामान्य भी उत्पन्न हो जाए और रोगी नर भी बन सकते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार की ये संततियां हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कुल संततियों में हमें रोगियों का प्रतिशत देखें तो हम कहेंगे 25% संततियां कैसी है, यहाँ पर रोगी होगी, 25% संततियां रोगी है, ठीक है। हम कहेंगे कि सामान्य संततियां कितनी है, तो हम कहेंगे अच्छा वाहक कितनी है, तो हम कहेंगे 25% कैसी है, वाहक संततियां हैं यहाँ पर, वाहक। और 50% संततियां कैसी है, सामान्य भी है, सामान्य भाई होगी नहीं है, सामान्य ये से सामान्य 50% संततियां सामान्य भी बन रही है यहाँ पर, तो ये प्रतिशत निकल करके आता है। और यदि ऐसा कहा जाए कि हीमोफीलिया का जीन, हीमोफीलिक जो जीन है वो कितने प्रतिशत संततियों में मौजूद है, तो हम कहेंगे 50% संततियों में मौजूद है हीमोफीलिया का। भाई इसमें भी हीमोफीलिया का जीन, इसमें भी है, तो 50% संततियों में हीमोफीलिया का जीन है वो मौजूद हो जाता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ऐसा प्रतिशत अपन निकाल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जाए कि सामान्य नर का वाहक मादा से आपने करवा दिया, आप किसी रोगी नर का सामान्य मादा से करवा करके देख लो क्या रिजल्ट आता है, तो हम किसी भी प्रकार का हम प्रतिशत निकाल करके हम चल सकते हैं, कैसा भी हम इनके क्रॉस करवा करके आगामी संततियों की कल्पना कर सकते हैं कि कैसी संततियां उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर देखो एक अच्छा क्वेश्चन एक ये बनता है यहाँ पर कि मादाएं जो होती है इस रोग में सामान्य रूप में वाहक के रूप में ही जानी जाती है, वो रोगी बहुत रेयर केस में, हालांकि ऐसा नहीं कि रोगी बनती नहीं, रोगी बहुत रेयर केस में बनती है। उसका कारण बताइए क्यों ऐसा है कि वाहक मादाएं वाहक तो उत्पन्न हो सकती है लेकिन रोगी बहुत रेयर केस में बन सकती है। कोई 100 में से कोई एक ही मादा ऐसी हो सकती है कि जो रोगी के रूप में हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो कारण बताना है अपन को, क्योंकि नर तो उत्पन्न हो जाते हैं रोगी, क्योंकि उनके पास तो एक अक्ष गुणसूत्री होता है, उस पर भी जीन आ गया तो तुरंत रोगी बनेंगे वो तो। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि यदि हमें मादाओं को रोगी बनाना है ना, रोगी मादा उत्पन्न कराना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके दोनों अक्ष गुणसूत्रों पर उसका जीन मौजूद होने चाहिए। और हम जानते हैं कि ये जो दोनों अक्ष गुणसूत्र होते हैं वो एक तो नर की तरफ से आना है, एक तो नर की तरफ से आएगा उसके पास में, एक भाई उसके पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके पेरेंट कौन थे, और एक मादा की तरफ से एक अक्ष गुणसूत्र आएगा हीमोफीलिया वाला, तभी वो अगली संतति कैसी होती है, रोगी बन सकती है, ठीक है, रोगी बन सकती है। तो भाई नर की तरफ से आता है, ये मान लो कि हमें नर कैसा होना चाहिए, यानी उसके ये यदि मादा रोगी है तो इसके पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, तो उस पर हम विचार करते हैं। तो नर कैसे होने चाहिए थे, यानी पिता कैसा होना चाहिए था, पिता रोगी होना चाहिए था, रोगी पिता होना चाहिए था, क्योंकि रोगी पिता की स्थिति कैसी होती है, ये होती है। अब माता की तरफ से भी एक अक्षर है, तो इसका मतलब माता कैसी है, वाहक है, वाहक माता है, तो अक्ष ये स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति है तो ही ये संतति उत्पन्न होगी, क्योंकि एक अक्ष तो इधर से आएगा, एक अक्ष इधर से आएगा, तभी ये संतति ऐसी बन सकती है, रोगी मादा बन सकती है, रोगी मादा तभी बन सकती है इनकी संतति। तो ऐसा तो मैं दो कारण बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए नहीं होता। पहला कारण क्या हो गया कि हम जानते हैं कि जो पिता होता है जबकि माता होती है वो दूसरे खानदान से आती है, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा तो रेयर केस में होता है कि पिता और माता दोनों के ही खानदान हीमोफीलिया से ग्रसित चल रहे थे,
और उनकी शादियां ये होगी और उनकी संतति रोगी बन गई, तो पहला तो ये रेयर केस है कि दोनों के खानदान रोगी हो जाए, क्योंकि हीमोफीलिया रोग क्या होता है, यदि किसी खानदान में हो जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हालांकि इसकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा नहीं है कि विश्व में बहुत ज़्यादा हीमोफीलिया रोग है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये है स्थिति बनती है जो रेयर केस में होती है कि दोनों के खानदान इस प्रकार के हो। दूसरा कारण ये होता है कि मादाएं तो वाहक है वो देखी जा सकती है नॉर्मली, क्योंकि उनमें 2 अक्षगुणसूत्र है और वो जिंदा भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती उनके अंदर, वो केवल रोग को ले जाने वाली है अगली पीढ़ी के अंदर। तो ये जो है वाहक माता से तो चलो एक अक्ष आ जाता है, लेकिन रोगी पिता से जो एक अक्ष का आना है वो रेयर केस में इसलिए होता है क्योंकि रोगी जो होते हैं, जैसे अभी हमने कहा ना रोगी नर उत्पन्न आता है यहाँ पर, तो रोगी नर उत्पन्न तो हो जाते हैं लेकिन ये अल्पायु के होते हैं और ये अपने वैवाहिक उम्र के पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये वहां तक बहुत रेयर केस में पहुंच पाते हैं कि ये विवाह भी कर लेते हैं आगे जाकर के और उससे पहले वहां तक बचे रहते हैं, इसलिए उनकी रेयर केस में ही वो अपना जीवन वहां तक लेकर जाते हैं। इसलिए ये 2 कारण ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण अपन कह सकते हैं कि जो मादाएं हैं उनके रोगी बनने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मादा को रोगी बनाने के लिए एक अक्ष रोगी पिता से आना जरूरी है और रोगी पिता बहुत रेयर केस में होते हैं, ये अल्पायु के होते हैं, है ना, नर उत्पन्न तो हो जाते हैं लेकिन ये अपने वैवाहिक स्थिति तक पहुंचने में नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरे दोनों खानदान ऐसे हैं तो वो भी रेयर केस ही बात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माताएं हैं उनका रोगी होना बहुत रेयर केस में होता है। तो हीमोफीलिया रोग ये हो जाता है। और हीमोफीलिया के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि हीमोफीलिया जो है ऐसे जो रोगी है जिनके लिए जब चोट लगती है तो इनके लिए स्पेशल जो थक्का जमाने वाले कारक होते हैं उनका इंजेक्शन उनको दिया जाता है उस टाइम पर, ताकि उनके ब्लड में थक्का बन जाए और उनका खून बहना रुक जाए। तो ये हीमोफीलिया है। और ऐसी जो शादियां होती है ना वो भी प्रतिबंधित होती है कि इस प्रकार की यदि हीमोफीलिया से ग्रसित कोई व्यक्ति तो ऐसी शादियां नहीं होनी चाहिए ताकि अगली जनरेशन है वो हीमोफीलिया से ग्रसित न हो पाए। ठीक है, तो हीमोफीलिया। अब ऐसा ही रोग, पहला तो हो गया अपना हीमोफीलिया, दूसरा अपने पास में आ जाता है वर्णांधता। वर्णांधता या इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। अब ये क्या कहता है कलर ब्लाइंडनेस? वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस ये कहता है यानी वर्ण की अंधता, कलर की अंधता, उसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये बिल्कुल हीमोफीलिया के जैसा ही इसकी वंशानुगति होती है, क्योंकि इसके भी जो जीन होते हैं वो अक्ष गुणसूत्र सहलग्न होते हैं, अक्ष गुणसूत्र सहलग्न होते हैं। सेम वही स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। माताएं जो होती है वो क्या होंगी यहाँ पर वाहक के रूप में हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर वही स्थिति सेम टू सेम इसके जैसी ही मिलेगी, यानी नर यदि रोगी है तो उनके एक अक्ष गुणसूत्र भी ये मौजूद होता है तो ये रोगी नर कहलाते हैं, रोगी नर कहलाएंगे इस रोग में भी। और मादाएं जो होती है वो इस रूप में वाहक होती है, वाहक मादाएं होगी, उनमें खुद में कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में ले जाती है। और रोगी मादाएं ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाती है कि दोनों अक्ष पर आ जाए तो रोगी मादा है वो उत्पन्न हो जाती है। और इसमें भी सेम वही कंडीशन बनती है यहाँ पर। हालांकि ये जो चीज है वर्णांधता वाली वो अपनी एज को इफेक्ट नहीं कर रही है, अपनी आयु को प्रभावित नहीं कर रही है कि भाई वहां पर तो क्या खून का थक्का नहीं बन पा रहा था जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती थी, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल कलर ब्लाइंडनेस है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वर्ण के अंधता उनमें देखने को मिलती है कि उनमें वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। यानी यहाँ पर 2 रंग है, लाल और हरा रंग है, उसमें विभेद नहीं कर पाते हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो ये वर्णांधता इनकी कहलाती है। इसके लिए तो कोई ऐसा होता है कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है इनका और उस टेस्ट में ये पास नहीं हो पाते, उनको ये कलर डिफरेंस है वो पता नहीं चल लग पाता है, तो इनको कहते हैं वर्णांधता रोग हम कह देते हैं। सेम वैसी ही वंशानुगति होगी जैसे आपने यहाँ पर देखी है, यहाँ पर भी सामान्य नर है उसका वाहक मादा से विवाह कराने पर सेम ऐसी संततियां ही प्राप्त होगी, यही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। लेकिन फर्क कितना होगा कि वहां पर रक्त का थक्का नहीं जम रहा था जबकि यहाँ पर वर्णांधता है, यहाँ पर केवल कलर जो है उसका पता नहीं लग रहा है, फर्क दोनों का ये है। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो रोगी माता का होने का जो प्रतिशत है, रोगी माताओं का होने का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर ज्यादा हो सकता है अपेक्षाकृत, क्योंकि ये आयु को प्रभावित नहीं करने वाली बात हो जाती है।
अपने लिए घातक वाली बात नहीं हो जाती है। इसलिए ये रोगी माताएं यहाँ पर मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। हालांकि माताएं हम जानते हैं कि वाहक के रूप में होती है, लेकिन जब दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस फैमिलियां हों तो उससे उत्पन्न हो सकती है। तो ये हो जाते हैं इसमें इसके संबंध के रोग कि लिंग गुणसूत्र संबंधी जो रोग है वो दो तो अपने पास ये हो जाते हैं। अब इसके बाद में देखो एक दो रोग और है अपने पास में यहाँ पर, जिसको अपन कहते हैं, एक तो हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, एक हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। हल्का सा उनके बारे में भी हम देख रहे हैं। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम देखो क्या कहते हैं। तीसरा रोग है अपने पास में टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम देखो क्या कहता है, इसमें क्या होता है, ये मादाओं के अंदर होने वाला रोग है। मादाएं जो है उनके अंदर ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, 44 प्लस अक्ष ओ ये स्थिति हो जाती है, एक अक्ष गुणसूत्र की कमी इनमें हो जाती है मादाओं के अंदर, जिससे इन 44 और 45 बराबर कितने हो जाते हैं, 45 गुणसूत्र ही हमें देखने को मिलते हैं। गुणसूत्रों की ये स्थिति हो जाती है। तो एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो जाने के कारण इस प्रकार की जो मादाएं होती है वो क्या होती है, बंदे प्रकार की होती है, जन्म करने में सक्षम नहीं होती है ये, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट हो जाता है अपने पास में वो हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये देखो क्या कहता है आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये नरों में होने वाला रोग हो जाता है, ठीक है, नरों में। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, 44 प्लस, भाई 44 को तो छेड़ दें नहीं, एक काय गुणसूत्र संबंधी रोग नहीं है, इसलिए लिंग गुणसूत्र में काम करना है अपन को। 44 प्लस अक्ष वाई, नर तो ये होते हैं भाई, नर तो ये होते हैं सामान्य नर, लेकिन यहाँ पर एक अक्ष और बढ़ गया इन नरों के पास में, ठीक है। तो 44 प्लस अक्ष वाई हो जाते हैं नर, बराबर कितने हो जाते हैं भाई, 47 गुणसूत्र हो गए कि नहीं, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है यहाँ पर। तो ये स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि एक अक्ष का बढ़ना स्त्रीत्व को बढ़ाता है, स्त्रियों जैसे गुणों को बढ़ाता है, तो इस प्रकार के जो नर होते हैं बंदे होते हैं और स्त्रियों जैसे गुण इनके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइनफेल्टर प्रकार का सिंड्रोम है, ये कहलाता है। देखो पांचवी स्थिति ऐसे भी बन सकती है कि कई बार जो मादाएं होती है उन मादाओं के अंदर मादाएं कैसी हो जाती है कि उनके पास में दो अक्ष तो होते हैं, लेकिन एक अक्ष और कई बार और बढ़ जाता है, तो ट्रिपल अक्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। अक्ष और भी बढ़ सकते हैं कई बार, तो अक्ष का बढ़ना है ये। तो इस प्रकार की जो मादाएं हैं, यदि अक्ष गुणसूत्र और ज्यादा बढ़ते हैं उनके अंदर, तो इस प्रकार की मादाएं कैसी होती है, बंदे होती है। और क्या होती है, इनमें अल्प बुद्धि वाली होती है, ये अल्प बुद्धि वाली होती है, ठीक है। छठा पॉइंट ये भी बन सकता है कि जो नरों के अंदर देखने को मिल रहा है, जैसे जिसको हम कहते हैं जेकब्सन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, जेकब्सन सिंड्रोम कह सकते हैं इसको, ठीक है, या आपराधिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं, आपराधिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है कि 44 प्लस अक्ष वाई ये नर होते हैं, लेकिन इनमें कई बार एक वाई ज्यादा बढ़ जाने, वाई का बढ़ना पुरुषत्व को बढ़ाता है। अर्थात इस प्रकार के जो नर होते हैं उनके अंदर कितने 47 गुणसूत्र हो चुके हैं और एक वाई बढ़ गया है, तो एक वाई का बढ़ना, ये आपराधिक प्रकार के पुरुष होते हैं, ये है ना, उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, इनको गुस्सा जल्दी आता है और उग्र होते हैं ये, तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनको आपराधिक सिंड्रोम भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये अपने इनके सिंड्रोम्स के अपने प्रकार हो जाते हैं। लिंग गुणसूत्र संबंधी जो विकृति हैं उनके अपने प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद में अपने पास में एक छोटा सा पॉइंट और बचता है यहाँ पर, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है क्रॉसिंग ओवर और जो जीन विनिमय होता है, जीनों का एक्सचेंज होता है, वो क्या होता है, ये बात हम वैसे 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। जब हमने अश्व विभाजन की पेचिटीन अवस्था को हमने देखा था, तो वहाँ पर ये चीज़ देख चुके हैं। और वहाँ पर हम कहेंगे कि जीनों का जो एक्सचेंज है, कि जिसमें गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती है एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, एक दूसरे पर ओवरलैप करती है। तो जहाँ पर ओवरलैप करती है उसको तो हम क्या कहते हैं, कियाज्मा। और इससे क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान होगा यहाँ पर, ठीक है, जीनों का एक्सचेंज होता है। और ये क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे पर आ जाना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अब ये कई प्रकार का हो सकता है, यदि एक बुझाई एक दूसरे के टच में आती है, जैसे मान लो कि ये है ना, एक बुझाई हो गई, एक बुझाई इसको टच करती है, ठीक है, तो वो एक बुझाई के आधार पर हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि एक जगह पर हुआ जीन विनिमय, कहां पर हुआ, एक जगह पर हुआ, एकल जीन विनिमय कहलाया। दो जगह पर होता है, दोहरा जीन विनिमय कहलाया। या ज्यादा जगह पर होता है, ज्यादा जगह कैसे हो सकता है कि ऐसे है ये, ऐसे है ये,
ठीक है, और ऐसे हो गया, सभी भुजाएं आपस में टच कर रही है ऐसे, तो वो दो बहु मल्टीपल हो गया जीन विनी में। तो जीनों का एक्सचेंज ऐसे हो सकता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। इसी के कारण क्या होती है, अगली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है।